मैं जब भी अपने ससुर के कपड़े धोती तो जेब में से बड़ा गंदा गुब्बारा निकलता। मेरी नंद घर में बैठी बूढ़ी हो रही थी। ससुर के घर आते ही नंद परेशान हो जाती और मेरी नंद के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आती। जब मैं अपनी नंद से शादी का पूछती तो वो कोई जवाब नहीं देती और ससुर भी बहाने बनाते कि अभी जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं। एक रात नंद के कमरे में झांका तो देखा वहाँ ससुर और वो। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मेरी सास जिंदा नहीं थी। सिर्फ मेरी नंद और ससुर ही थे। एक दिन मैं अपने ससुर के कपड़े धो रही थी जब उनकी जेब से एक अजीब सी चीज़ मेरे हाथ में महसूस हुई। वैसे तो मेरी आदत थी कि मैं कपड़ों को चेक कर लेती थी, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी इस चीज़ को बाहर निकाला तो वो चीज़ मेरे हाथ से फिसल गई और मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी नंद दूर बैठी थी। उसने भी मेरा चौंकना देख लिया कि कुछ अजीब हुआ है। वो चलकर मेरे पास आ गई तो मैंने इस चीज़ पर कपड़ा रख दिया। वो पूछने लगी, क्या हुआ भाभी, अभी आपने क्या देखा, क्या मिला आपको? मैंने कहा, तुम्हारे पापा जी की जेब से कोई बड़ी ही अजीब चीज़ निकली है। हद होती है वैसे, ये किस किस्म की हरकतें करते फिरते हैं, वो भी इस उम्र में। वो कहने लगी, ऐसा भी हो गया होगा, बताइए तो सही। मैंने इस चीज़ पर कपड़ा हटा दिया। वो एक बड़ा सा गुब्बारा था जिसे देखकर मेरी नंद भी मुंह पर हाथ रखे एक तरफ को हो गई। मैंने कहा, आप बताओ, ये इनकी उम्र है ऐसे काम करने की? तो कहने लगी, मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या राज है। मैं ये सुनकर हैरान थी। एक बार उससे पूछकर मुझे और जानने की कोई दिलचस्पी हुई कि वो मुझे क्या बताएगी। फिर नंद ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम इकरा है। मेरी 4 साल पहले अदनान नाम लड़के से मंगनी हो चुकी थी और अभी तक वो लोग शादी नहीं कर रहे थे। उनके अलग अलग बहाने थे। कभी कहते कि हम घर बना रहे हैं तो कभी कहते हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं तैयारी कर सके। मुझे याद है जब हमारी मंगनी हुई थी तो मेरी सास भी ज़िंदा थी, लेकिन अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी। मंगनी के वक़्त मेरी नंद भी मौजूद नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया के बहाने इन्हीं लोगों के पास हैं। पहले तो झूठे बहाने बनाकर, इनके पास पैसे नहीं, पहले घर बना लें फिर तेरी शादी करेंगे। अगर इनके पास पैसे नहीं होते और इनको शादी करनी ही नहीं थी तो फिर मंगनी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी मंगनी तो हो गई थी और अदनान बुरा लड़का नहीं था, लेकिन इस बीच मेरे लिए वो भी रिश्ते आ रहे थे जो मेरे घर वालों को अदनान से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं भी अब अम्मी को कहती थी और सोच में पड़ जाती थी कि कहीं हमने जल्दी तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी शादी किसी अच्छे घर में भी हो सकती थी। नहीं तो वो लोग तो ऐसे ही थे जैसे हम लोग थे। फिर उस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई और अब उनका कहना था कि इतनी जल्दी घर में खुशी कैसे मना सकते हैं जब अभी इतना बड़ा दुख गुजरा है। मेरा मतलब मेरी शादी की तारीख बढ़ते बढ़ते इतनी आगे जा चुकी थी कि इतने साल गुजर चुके थे कि उसके साथ साथ मेरी नंद का भी बहाना बना रहे थे कि उसकी पढ़ाई चल रही है, फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो तब शादी करवाएंगे, क्योंकि उसकी पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है और वो छुट्टी नहीं कर सकती। खैर, अब तो वो भी वापस आ गई थी और घर पर ही होती थी। उसको कोई नौकरी नहीं मिली, घर पर ही रहती थी। हालांकि उनको भी ज़रूरत थी घर पर किसी औरत की। मेरी नंद से सारा कुछ नहीं होता था। उसे तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे घर में लाने से कतराते रहे। एक तरफ तो कह रहे थे कि नंद पढ़ाई कर रही है और बड़ी मुश्किल पढ़ाई कर रही है, ऐसा कोर्स कर रही है जो ज़्यादा लोग नहीं करते। लेकिन जब मैं उसको एक दिन बाज़ार में देखा तो वो मेरे ससुर के साथ ही थी और शक्ल से ही अजीब लग रही थी, क्योंकि मंगनी में तो ये नहीं थी। और फिर उसके बाद ऐसा माहौल बना कि मेरा उसके साथ कोई आना जाना ही नहीं हुआ। जब मेरी सास इस दुनिया से गई तो तब हम लोग वहाँ पर गए थे, बस एक जगह तब देखा था। तब तो वैसे ही वो दुख में थी तो ठीक से पता ही नहीं चल रहा था कि कैसी है। लेकिन जब उसने मुझसे थोड़ी सी बात की तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। वो तो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे उसने मुझसे भी कम पढ़ाई की है। मेरी अदनान के साथ मंगनी हो चुकी थी।
इसलिए मैं उससे फ़ोन पर कभी कभार बात कर लिया करती थी। उसका कहना था, मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उसे कहा, मेरे पापा जी कहते हैं कि कुछ भी ना करें, बस 2 लोग ले आए और आकर बेटी को ले जाए। हम बड़ी बेटी को रुखसत करेंगे तो फिर छोटी की शादी करनी है। 4 साल हो गए हैं मंगनी को, अभी तक तो हमारी औलादें भी हो जाती। ये अच्छी बात नहीं है, अपने घर वालों को समझाओ। कब तक मैं बैठी रहूँगी? तुम मुझसे मंगनी कर और मुझे मेरे घर में बिठा कर ही बूढ़ा कर दोगे। हम लोगों को एक दूसरे से 2 महीने में ही मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद हमने ये साल किस तरह काटे थे ये तो हम दोनों ही जानते थे। बीच में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि शादी की तारीख रखने की बात हुई, लेकिन फिर कटाई में पड़ गई। अब तो ज़्यादा ही वक्त हो गया था। मैंने कहा, मेरा ख़ानदान वाले मेरे पापा जी के कान भरते रहते हैं। पापा कहते हैं कि अब मज़ीद इंतज़ार करने की बजाय मेरा रिश्ता किसी और से कर दें। अदनान परेशान हो गया। उसने कहा, निकाह सादगी से ही करना था तो 4 साल इंतज़ार क्यों? जब मंगनी हुई थी तो कहा गया था कि 4 महीने बाद शादी होगी और अब 4 साल हो गए थे। मेरी दूसरी बहन का रिश्ता आ रहा था और उन लोगों को भी जल्दी थी। अब भी लोग बातें कर रहे थे, कभी मंगनी के बाद भी इतने साल तक कोई इतना इंतज़ार करता है भला? बस मेरे ससुर और मेरे होने वाले शौहर के 2 रिश्तेदार आए थे और मेरी नंद भी थी। शादी की रस्म होने लगी। मेरी नंद बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी। ना उसे किसी चीज़ का शौक़ था और ना कुछ। उसके भाई की शादी थी, फिर भी ऐसे रूखे तरीके से कपड़े पहनकर चली आई। ना चेहरे पर कुछ लगाया, ना मेरे पास बैठी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कंवारी लड़की नहीं बल्कि कोई बेवा औरत है जो हर वक्त सोग मनाती रहती है। कहते हैं ना कि बेवा औरत को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कि वो तो कंवारी लड़की थी और फिर उसके भाई की शादी थी। मानो तो उसकी माँ इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जाने वाले के साथ कोई चला तो नहीं जाता। और 3 दिन से ज़्यादा मरने वाले का दुख मनाना भी अजीब बात होती है, क्योंकि हम सबको पहले से ही पता है कि हम सब ने एक दिन मर जाना है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो किसी एक इंसान के साथ होती है और बाकियों के साथ नहीं होती। खैर, मेरी शादी हो गई। जिस तरह से सोची थी उस तरह से नहीं हुई। इस बात का बड़ा दुख था। मैं लड़कियों में से नहीं थी जिनके दिल में अपनी शादी को लेकर बड़े बड़े अरमान होते हैं कि मेरा दूल्हा घोड़े पर आकर बैठेगा, मैं ऐसा लहंगा पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन फिर भी शादी इस तरह से हुई थी कि जैसे शादी नहीं, बस मुझे लेने के लिए आए हैं। इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर सोचा कि घर वाले भी इससे तंग आ गए थे। बस अब मैंने सोचा था कि मेरा अपना घर होगा, उसके बाद मैं वहाँ खुश रहूँ या परेशान रहूँ, वो मेरा ही घर होगा। पर जब से मैं इस घर में आई थी और इस घर के बहू बनी थी, इस घर का एक हिस्सा बन गई थी, मैंने ये बात धीरे धीरे नोट करना शुरू कर दी थी कि इस घर में बहुत कुछ अजीब हरकतें होती थी। मेरे ससुर क्या काम करते थे इस बारे में हमें कोई पता नहीं था। वो कभी कोई काम करते, कभी कोई। मेरी नंद पूरा दिन डरी सहमी घर में ऐसे फिरती रहती जैसे अभी कोई दीवार फैलाकर घर में आ जाएगा और घर में जो कुछ भी है वो लूट कर ले जाएगा। मुझसे कोई बात भी नहीं करती, बस काम की बात करती। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती और उसको कह देती तो आगे से जवाब भी नहीं देती थी। घर में जैसे ही ससुर कदम रखते, मेरी नंद के चेहरे का रंग उड़ जाता, अजीब सी हालत में आ जाती थी जैसे डर रही हो। वो मेरे ससुर से जाने क्यों इतना डरती थी। उनके आते ही कमरे में चली जाती और वो जो कहते बस उस पर हाँ में सर हिलाती रहती। ये किस किस्म की नंद थी? मेरे घर में मेरी सास नहीं थी, इसको तो मेरी सास का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन ये तो अपनी दुनिया में मशगूल रहती थी। मेरे शौहर का काम भी ऐसा था कि कभी कभी रात को भी घर से गायब रहता था। अजीब बोर किस्म के लोग थे, जिसे पता नहीं किसी परेशानी से घिरे हुए थे। उनको किसी बात की कोई खुशी नहीं होती थी और ना ही गम का एहसास होता था। उनके घर कोई नहीं आता था, न घर में कोई जाता था, न ये लोग किसी के घर जाते थे।
मेरा शौहर मेरे साथ तो ठीक है, लेकिन वो भी काम की बात करते हैं, उसके बाद एक साइड पर बैठ जाते हैं। घर में क्या हो रहा है? मुझे सब ने बताया था कि तुम्हारी सास तो पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। मुझे नहीं पता तुम बदकिस्मत या खुशकिस्मत हो, लेकिन ये सच है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ठीक चल रही है। जब मैंने पहले सोचा था कि मुझे क्या करना है, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस हालात को देखकर मुझे तरस आता है। मैं क्या इसको फैमिली पॉलिटिक्स में फंसाना चाहती थी, जबकि ये किसी काबिल नहीं थी। मैं झूठ बोलती क्योंकि वो मान लेती थी। अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता तो मेरी नंद बोलती भी नहीं थी। मेरी शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे। खुदा ने अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी। डॉक्टर से चेकअप भी करवाया था। डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी नहीं, बस कुदरती देर हो रही है। हमें इस बात से कोई मसला नहीं था, क्योंकि अगर मुझमें कोई मसला नहीं था तो फिर मुझे इलाज करवाने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। रात को देर से आता था, लेकिन फिर भी 2 घड़ी बैठकर प्यार भरी बातें कर लेता था, तो मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी। जब से मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मेरी सास गुजर चुकी है, तो वो कहते थे कि फिर तो हमें तुम्हारी शादी अच्छे घर में करवाई है, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा ही था, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, सास नहीं थी, इसलिए मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। किसी ने मुझसे उल्टे सीधे सवाल नहीं किए। लेकिन एक बात है, अगर मेरी सास जिंदा भी होती तो शायद वो इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि मेरी उनसे 2-4 बार मुलाकात हुई थी। वो बहुत अच्छी इंसान लग रही थी। अगर होती तो शायद मेरी मदद ही करती, लेकिन अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। ससुराल वाले तो किसी के भी अच्छे नहीं होते, लेकिन जिसके लिए लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है उसे अच्छा होना चाहिए। और मेरा शौहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। कभी कभी उससे कहती थी कि तुम्हारे घर वाले बहुत अजीब हैं, तो कहता था कि बस यही है, माँ के जाने के बाद सब ऐसे हो गए हैं। मेरी नंद के मोहल्ले में कोई सहेली भी नहीं थी और हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। मैंने सोचा कि इस बेचारी का क्या कसूर है, ऐसे ही पड़ी रहती है, पढ़ाई भी इसने कर ली है, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। जैसे ही नंद की शादी की बात उठती तो मेरे ससुर जी शोर मचा देते। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि आप बात करें, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी हम इसकी शादी नहीं करनी। 25 साल की हो गई है और कब करनी है शादी इसकी? मुझे देखिए, मेरी शादी के 4 साल आप लोगों ने बर्बाद कर दिए, फिर भी अब मैं 22 साल की हूँ। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, और जब शादी ही करनी है तो फिर घर में बिठाने का मतलब ही क्या है? या तो उसे कोई नौकरी करवानी हो, या अभी उसकी पढ़ाई बाकी हो। ना तो वो पढ़ाई कर रही है और ना ही नौकरी, फिर घर में क्यों बिठा के रखा है? हो सकता है वो बेचारी फिर भी शादी करना चाहती हो, तब भी तो कहीं खोई खोई रहती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से ये सब कुछ बोल नहीं रही। अब ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर बात अपने मुंह से बताए, कुछ तो इसके घर वालों को भी एहसास करना चाहिए। जब उसे नौकरी भी नहीं करवाई, घर का वो काम भी ठीक से नहीं करती, तो फिर उसे घर में क्यों रखा गया है? बेचारी पूरा दिन उदास रहती है। मेरे शौहर के दिल को ये बात लग गई और उसने कहा मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो गया तो बात करने था, लेकिन सिर्फ बात करने से फसाद बन गया। मैं तो आवाज़ें सुनकर ही बाहर आई। मेरे ससुर ने कहा मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अपनी बेटी को घर से भेज दूंगा तो मेरा घर सूना हो जाएगा। मेरे शौहर ने कहा सारे लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जितनी भी लाडली बेटियां हों सब एक दिन रुखसत हो जाती हैं। मेरे ससुर ने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जहेज़ बना सके। मेरे शौहर ने कहा आज भी ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिनको जहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। शक्ल और सूरत की अच्छी है, हमारी बहन दुबली पतली है, अपनी उम्र से कम लगती है, हो सकता है किसी अच्छी जगह रिश्ता मिल जाए। मेरी बीवी भी तो बिना जहेज़ के आई है, इन लोगों ने जहेज़ बनाने की हिम्मत नहीं थी, आपने भी इसलिए कुछ नहीं बनाया, फिर भी आई है ये इस घर में, आराम से रह रही है, इसको कोई परेशानी भी नहीं है। मेरे ससुर ने बात बदल दी, कहने लगे अब तुम मुझसे ये ना बताओ कि हमने तुम्हारी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं किया।
चुपचाप यहाँ से चले जाओ। 2 साल होने को आए इस घर में और औलाद नहीं आई। तुम लोगों को इस घर का एहसास होता तो तुम दोनों इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लेते। लेकिन लगता है आजकल समझदार मियाँ बीवी बन गए हो, अपनी ज़िंदगी में बच्चों को नहीं लाना चाहते। चाहे बाप बच्चों को शक्ल देने के लिए तरस जाए। मैं नोट कर रही थी कि मेरे ससुर